बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। यदि आपके पास एक बुकलेट है जिसमें 3-3 सैंपल पेपर है तो कहीं ना कहीं आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे होंगे जो कि आपने सॉल्व कर दिए। तो चलिए आज इस वीडियो में आपने क्या सॉल्व किया और उनमें से क्या सही है और क्या गलत है और कोई क्वेश्चन जो सही होना चाहिए था वो कैसे सही होगा ये सब चेक कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है और डिग्री 3 होने का मतलब है कि उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? 3। ठीक है, चलिए द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इसके कैसे क्या रूट्स होंगे? तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.04, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 0.4 और पॉइंट है तो पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 100 आ जाएगा, ये भी रूट के अंदर होगा। इस केस में यदि आप देखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2/10, इसका मतलब हो गया प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो प्लस माइनस 0.2, अभी प्लस माइनस की बात ही नहीं कही गई, सॉरी, तो इसका मतलब 0.2 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए देखो कई बार होगा ये कि आप सही आंसर भी निकाल रहे हैं पर गलत ऑप्शन टिक कर देंगे, तो ये बात का भी ध्यान जरूर रखें। चलिए in an AP if D is equals to -4, N is equals to 7 and AN is equals to 4, मतलब A7 जो है आपका that is 4, ये तो बोल रहा है, तो A7 जो है वो आपका 4 है, तो इस हिसाब से A7 का फॉर्मूला बनता है A + 6D। इस हिसाब से A निकालने के लिए A7 की वैल्यू 4 डालिए, A की वैल्यू आपको निकालनी है 6 × -4, A -24 इधर ऐड हो जाएगा तो A की वैल्यू 28 आ जाएगी। क्लियर? चलिए ये आंसर आ गया आपका, बात समझ में आई? चलिए इन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF सच दैट, तो देखिए ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर आएगा ट्राइंगल DEF के। यदि ऐसा हो जाए तो हम देखेंगे कि क्या रेशियो बनेगा, AB/DE इक्वल्स टू BC/EF इक्वल्स टू AC/DF। ठीक है, इस हिसाब से उसने बोला AB/DE का जो रेशियो है वो 1:2 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1:2, मतलब सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1:2। अब वो बोल रहा है BC की वैल्यू यदि 8 हो तो 1:2 इक्वल्स टू 8/EF, ऐसा हो तो EF की वैल्यू जो है दैट विल बी 16 सेंटीमीटर। क्लियर? 16 इज द राइट आंसर। चलिए इन फिगर दिस एंड दिस फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AD, AD की लेंथ निकालिए। ये दिख रहा है वैसे तो आपको, ये 1:3 में है, तो यदि ये 3 टाइम्स हो किसी चीज का तो 7.2 किसका 3 टाइम्स होता है 2.4 का, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2.4। हमने वही लगाया जो अभी हम प्रीवियस में लगा के आए थे कि यदि ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर इन साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा और ऐसा होने पर साइड्स का रेशियो हो जाएगा। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इन द गिवन फिगर PA is a tangent from a circle from an external point P to a circle with center O. If POB ये 115 डिग्री है, ओके 115 डिग्री है, देन पेरीमीटर ऑफ एंगल APO इज, सॉरी पैरामीटर नहीं, वो आपसे एंगल पूछ रहा होगा APO का, APO एंगल की वैल्यू पूछ रहा होगा वो आपसे। यदि ये 115 है तो ध्यान से देखिए ये लीनियर पेयर है क्योंकि AB डायमीटर होगा, AB डायमीटर होगा तो इस हिसाब से आपका ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा 65, ये 90 ऑलरेडी है तो 90 और 60 155 तो ये कितना हो जाएगा 25, तो आपका ये एंगल कितना आ जाएगा 25। क्लियर? बात समझ में आई कैसे निकाला? ये लीनियर पेयर लगा दिया, इससे यहां पर ये एंगल निकल गया, ये टेंजेंट प्रॉपर्टी के कारण 90 होगा ही होगा और इस हिसाब से इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। चलिए आगे, इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो देन वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा, sin पावर 4 थीटा। अब इस हिसाब से इस cos स्क्वायर थीटा को इधर भेज दीजिए तो cos थीटा की वैल्यू जो है बच्चा वो कितनी जाएगी 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब cos थीटा क्या हो जाता है sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप इसको बदलिए, sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, देखिए sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos थीटा,
और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इस हिसाब से ये तो कॉस थीटा ही रह जाएगा, ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू उसने सवाल में दी है, कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। क्लियर। बदलना होता है इस तरह के सवालों में, आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि आपको सिर्फ वैल्यूज को थोड़ा सा बदल देना है, जैसे आप बदलेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आपसे बोल रहा फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो आप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और यहां से इसका फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 45 डिग्री। क्लियर। देन द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है, ये 7 है तो ये तो 7 हो ही गया, ठीक है। बेस की वैल्यू 7 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 10 45 यहां लगा है तो यहां भी 45 ही लग रहा होगा। अब ये सवाल वैसे यदि आपको मार्क्स के हिसाब से 2-3 नंबर दे रहा होता तो हमें करके दिखाना होता, अभी हम दिमाग चला रहे हैं। ये 7 है तो ये 7 है, इस ट्राइंगल में ये वाला और बेस का रिलेशन यदि निकाला जाएगा तो 7 मीटर ही आएगा, क्योंकि tan थीटा लगेगा। यदि ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। मतलब हम इस छोटे ट्राइंगल एबीसी की यदि बात करें तो इस ट्राइंगल एबीसी में AB अपॉन BC जो है वो tan 60 के बराबर होगा, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। AB की वैल्यू हमें निकालनी है, BC की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, tan 60 के लिए √3, तो AB जो होगा वो आ जाएगा 7√3 मीटर, सॉरी, ठीक है, मीटर। तो हमसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज, तो 7 तो ये है प्लस 7 ये है, तो 7 बेसिक √3 + 1, 7 ब्रैकेट √3 + 1। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये हो गई है कि इसने सारे डेसिमल्स में कर दिया है, तो हमें भी निकालना पड़ेगा। यहां पर हमें √3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी 1.732 + 1, तो ये हो जाएगा 2.732 इंटू 7, 7 2s are 14, 1 carry, 7 3s are 21, 22, 2 carry, 7 7s are 49, 51, 1 5 carry, 7 2s are 14 plus 5 19, 90। क्लियर। तो 19.124 ये रहा आपका आंसर। क्लियर, समझिए। चलिए, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। एक वर्टिकल पोल से इस तरह से एक रस्सी बांधी गई है, यहां पर पता नहीं वो कुछ सर्कस करेगा, ठीक है। 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो इसकी 20 मीटर लॉन्ग रोप है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यदि 30 डिग्री बनाता है, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। तो देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि हाइपोटेनस दे रखा है और परपेंडिकुलर के बारे में पूछ रहा है, तो साइन का रिश्ता लगेगा, है ना। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू 1/2 p/20, तो p इज इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो पोल की लेंथ है दैट इज 10, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, a sphere is melted and half of the melted liquid is used to form 11 identical cubes where the remaining half is used to form 7 identical smaller spheres। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक बड़े स्पेयर को मेल्ट करके 11 आइडेंटिकल क्यूब्स और 7 आइडेंटिकल स्मॉल स्पेयर्स बनाए गए हैं। तो रेशियो पता करना है क्यूब की साइड का और स्पेयर की रेडियस का। तो बेसिकली यदि आप एक बड़े स्पेयर को मेल्ट करके हाफ ऑफ करें, क्योंकि उसने बोला है एंड हाफ ऑफ द मेल्टेड लिक्विड, तो हाफ ऑफ को किया गया, तो हाफ ऑफ के हिसाब से दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, तो V बराबर V हो जाएगा। इस हिसाब से यदि हम देखें तो 11 आइडेंटिकल क्यूब्स का वॉल्यूम होगा A क्यूब, 11 इंटू A क्यूब। जबकि वॉल्यूम देखा जाए यदि स्पेयर्स का तो 4/3 पाई मतलब 22/7 R क्यूब, ठीक है। तो अब इस हिसाब से यदि उसने हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब टू द रेडियस ऑफ द न्यू स्मॉल स्पेयर, तो मतलब A/R चाहिए। इधर कितना आ जाएगा, इधर देखिए 4/3 एज इट इज रहेगा, 22/7 एज इट इज रहेगा, और 11 डाउन में आ जाएगा। 11 के टेबल से ये 2 टाइम्स जाएगा, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये बनेगा 8/21, ठीक है। और कुछ दिखता है तो याद करिए,
अच्छा ऐसे 7 बनाने थे ना, कितने बनाने थे ये भी तो हमने देखा ही नहीं, 7 आइडेंटिकल क्यूब्स बनाने थे, तो 7 यहां भी आएगा, तो 7 एक और है, तो 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा 8/3, इसकी पावर 1/3 आ जाएगी, 8 की पावर 1/3 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, क्योंकि a/r पूछा है, अभी तक हमने निकाला है a/r का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8/3। अब जब आप इसको क्यूब को उधर कर देंगे तो ये a/r इज इक्वल टू 8/3 का पावर 1/3। क्लियर, समझ में आया? चलिए, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स विद सेम रेडियस, यदि 2 कोन्स के वॉल्यूम्स की बात की जाए तो v1/v2 होगा, और सेम रेडियस है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h अपॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब बस अंतर इतना सा है कि इसके h को h1 नाम देते हैं, इसके h को h2, तो ये पूरा पार्ट कट गया, तो वॉल्यूम्स का जो रेशियो है वो h1/h2 आ जाएगा। इस तरह से a इज द राइट आंसर। चलिए, in the formula x mean is equals to a plus h of summation fi ui upon summation of fi. For finding the mean of grouped frequency distribution, ui is equals to u कैसे निकलता है, ये ध्यान से देख लीजिए, u कैसे निकलता है, xi माइनस a करते हैं, ठीक है, xi माइनस a करते हैं, और इससे निकल के आता है di, और इस di को जब आप एक फिक्स नंबर से डिवाइड करते हैं तब जाके आपको मिलता है ये वाला ब्रैकेट ui, ठीक है, इससे मिलता है आपको ui, जिसको आप बाद में fi से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ui एक्चुअली इस प्रोसेस से मिलता है, xi माइनस a अपॉन h, ये रहा। अब इसमें एक कंफ्यूजन हो सकती है, बच्चे को ये भी तो लग सकता है, नीचे वाला भी तो हो सकता है, तो इस बात को क्लियर कर लीजिएगा बच्चा, हमेशा टेबल में ऊपर की तरफ नेगेटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर मतलब x 5 लिखा है और आपने मीन 25 माना, तो आप किसमें से किसको घटाएंगे, 5 माइनस 25 ना, मतलब xi माइनस a, तो दिस इज द राइट आंसर। बस इतना सा दिमाग चला लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा ये मैं ऐसे याद रखता हूं कि ऊपर की तरफ हमेशा नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आ सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं है, तो आंसर दोनों सही हो सकते थे, बट उससे फिर मीन बदल जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऊपर नेगेटिव नंबर आएगा। क्लियर, क्योंकि मीन बीच में कहीं होगा, तो ऊपर ऑटोमेटिकली छोटा नंबर होगा xi के केस में, तो उस हिसाब से जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ऊपर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। क्लियर, तो सी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, कर लिया भैया, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40 इज, इसमें से क्लास 30 to 40 की तो सबसे बड़ी बात है कि क्लास दे ही न रखिए, मोर देन और इक्वल टू 0, तो 0 फिर 10 ऐसे चलते जा रहा है, और इक्वल टू 50। पहले हमें इसका ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप बनाने के बाद 30 to 40 वाले ग्रुप पे जाएंगे और उसके बाद डिटेल होगी। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40 इज, तो पहले हम ग्रुप बनाते हैं, मोर देन और इक्वल टू 0, तो 0 से बड़ा और फिर 10 तक चला जाएगा, ये हो गया। ऐसे ये वाला जाएगा मोर देन और इक्वल टू 10, या तो 10 या 10 से ज्यादा, तो ये 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to, वैसे तो मोर देन 50 में इसके बाद कुछ भी आ सकता है, पर हम 10 के गैप के हिसाब से देखें तो 60 कर देते हैं इसको, ठीक है, कितना कर देते हैं 60। बाकी यहां पर 0 to 10 चलेगा, यहां 60 मोर देन 50 में कुछ भी जा सकता है। अब इस हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी जो है ये CF है, हमें F चाहिए, तो वो बदलनी पड़ेगी, तो ये एज इट इज जाती है पहली वाली 42। अब 48 में से 42 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6, कितना मिलेगा 6। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो आपका आएगा 3, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 4, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 3, और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 5। तो फ्रीक्वेंसीज इज दिस, सबसे ज्यादा आपकी मोर देन और इक्वल टू 50 वाले ग्रुप में है 42। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 30 to 40, 30 to 40 क्लास की फ्रीक्वेंसी बता दीजिए, 3 है, ये ए इज द राइट आंसर। कुछ सवालों में आपको टाइम लग सकता है, आप सोच सकते हैं कि सर 1 नंबर का सवाल इतना समय क्यों लग रहा है, कुछ सवालों में लगेगा ही लगेगा, और ये वो सवाल है जो आपको 1 नंबर परफेक्ट देके जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए कि ऐसे सवालों के लिए ये मत सोचें कि आपका 1 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। चलिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज P, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे इवेंट P के बाद कॉम्प्लीमेंट्री होता है P0, तो किसी भी 2 इवेंट P और P0 दोनों की जो सम होता है वो 1 होता है, तो इस हिसाब से P0 की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस P। P-1 मत कर देना,
क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एक से बड़ी है और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की एक से बड़ी नहीं आ सकती। क्लियर? चलिए, A bag contains 3 red balls and 2 marbles, मतलब 3 red and 2 blue marbles, मतलब total 5 marbles है हमारे पास। If a marble is drawn at random, then the probability of drawing a blue marble is, ठीक है, आपने एक निकाली तो 2/5 is the right answer। चलिए, the distance of the point -3, -4 यहां कहीं होगा, -3 -4 यहां कहीं होगा, -3, -4 थर्ड क्वाड्रेंट में, फ्रॉम द एक्स एक्सिस से। तो इसको बनाया कैसे क्या होगा, 3 -3 मतलब 3 यूनिट चल के फिर 4 यूनिट नीचे, तो इसकी एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 4। -4 मत लिख देना, यदि ऑप्शन मेरे को लगता अच्छा जब बच्चा यहाँ पर -4 ऑप्शन में देता, फिर बच्चा -4 लिख देता। बेटा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस 0 होती है या पॉजिटिव होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहां से यहां तक आने में आदमी को कुछ चलना ही पड़ा होगा, तो इस हिसाब से डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, यहां पर -4 होना चाहिए था, इस हिसाब से आंसर सी आएगा। क्लियर? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। चलिए, 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5 की पावर 2 into 3 की पावर 2। कैसे? 15 into 15 होता है 25 और 15 को लिखा जाता है 5 into 3, 5 into 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 की पावर 2 into 3 की पावर 2, ये तो याद होना चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए, अच्छा सॉरी, ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial this one, then what is the value of 1 by alpha plus 1 by beta? 1 by alpha plus 1 by beta सॉल्व कर दीजिए। अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b by a, -b by a अपॉन c by a। ऐसा देखा जाए तो a से तो a कट ही रहा है, -b by c, इस हिसाब से -b -2 अपॉन c की वैल्यू 1 -2। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देख लेते हैं, 9 के अपॉन में इसका कोफिशिएंट 8 आएगा, 3 के अपॉन में इसका कोफिशिएंट 6 आएगा, 12 के अपॉन में उसका कोफिशिएंट 24 आएगा। तो ये तो 1/2 दे रहा है, ये भी 1/2 दे रहा है, बट ये 1/2 नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप ध्यान से देखें तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए आपके तीनों रेशो सेम होने चाहिए, पर ये वाला रेशो सेम नहीं है, इसका मतलब असर्शन गलत है और रीजन सही है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? असर्शन गलत और रीजन सही, मतलब बी इज द राइट आंसर। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलिए, नेक्स्ट, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 175 देन इट्स रेडियस इज 28। सॉल्व कर लेते हैं। 2 into 22/7 into 28, 7 के टेबल से 4 बार, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 into 11 करने पर आपका जाएगा 176। बिल्कुल सही है। क्लियर? तो असर्शन सही है। सर्कमफेरेंस 2 पाई into रेडियस बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। ए इज द राइट आंसर। देखो बच्चों, ये ऐसे सवाल है जिनमें ज्यादा देर लगानी नहीं है। यदि मैं समय के हिसाब से देखूं तो लगभग 20 मिनट हमें हो चुके हैं, 20-25 मिनट। और यदि इस स्पीड से आपने पेपर करते हुए अगले 20 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स गेन कर लिए हैं, तो आप बताइए कहां बुरा है। 80 में से 20 मार्क्स आपके आ चुके हैं और अभी तक आपकी पेपर के सिर्फ आपने 20 मिनट जो है वो खत्म कर, 20 to 25 मिनट। और वो भी मैं आपके लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको शो करना है, अदरवाइज मैं खुद कर रहा था तो थोड़ा सा और तेज हो जाता। चलिए, अब आते हैं इस सवाल पे। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच AB इज पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, मतलब तीनों लाइंस पैरेलल है। प्रूव दैट AE का AD से जो रेशियो है वो BF का FC से रेशियो है, BF का FC से है। कोई दिक्कत नहीं, यहां से एक लाइन खींचो ना यार, यहां से एक लाइन खींचो और फिर थ्योरम लगा दो। ठीक है, क्या करोगे? इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, इन ट्रायंगल ADC। यदि आप ADC ट्रायंगल को देखो, इसको कोई भी पॉइंट दे दो O, तो आप देखेंगे कि AE अपॉन ED जो है दैट विल बी इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ये इक्वेशन 1 हो गई है। और उल्टा उधर से लिखें, इन ट्रायंगल CBA, CBA को देखें तो C से F अपॉन F से B, C से F, CF अपॉन FB का जो रेशियो है दैट विल बी O से C और O से A, O to C और O to A।
अब यदि मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो OA अपॉन OC, इसका रेशियो इधर हो जाएगा FB अपॉन FC। बस इस ये देखो दोनों से मैं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब AE अपॉन ED, BF अपॉन FC, ये आ गया, ये हो गया इक्वेशन 1 and 2 कर दीजिएगा। थ्योरम कौन सी लगी थी ये आपको देखनी है, तो इन साइड का रेशियो जब ये लाइन पैरेलल होती है तो BPT लगती है, तो मतलब इसमें कौन सी लगाई है आपने BPT, और इधर भी आपने कौन सी लगाई है BPT। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दोनों ट्रायंगल में यूजिंग BPT कर रहा है, अपने ये स्टेटमेंट वहां से है। ठीक है, तो रीजन लिख दीजिएगा, खत्म। चलिए, in the given figure from a point P, two tangents PT and PS are drawn to a circle। यहां से दो टेंजेंट डाल दी गई है such that SPT is 120, ये पूरा एंगल 120 डिग्री है। Prove that OP upon PS मतलब इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ये पूरा 120 है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये 30 डिग्री होगा। अब आप किसी भी एक एंगल के बिहाफ पर इनकी साइड्स का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, 90 डिग्री के हिसाब से ये वाली साइड जो है ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, 90 के हिसाब से इसको आप परपेंडिकुलर बोल लीजिए, इसको बेस बोल लीजिए, क्योंकि आप 60 को कंसीडर कर रहे हैं। चलिए, इन ट्रायंगल POS, इन ट्रायंगल POS यदि आप इसमें बात करें तो आपको क्या निकालना है, OP और PS, OP एंड PS, तो बेस और हाइपोटेनियस, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू आप रखेंगे PS और हाइपोटेनियस की वैल्यू लिखेंगे आप OP। tan 60 की वैल्यू थी 1/2 इज इक्वल्स टू PS अपॉन OP, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही सेम रिजल्ट आ जाएगा, OP इधर आ जाएगा और PS के साथ 2 चला जाएगा, तो OP इज इक्वल्स टू 2PS। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, हमें सिर्फ यही देखना है बेटा कि हो कैसे रहा है। तो यहां पर आपको सिंपल था, बस ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस सेंटर से इस बार एक्सटर्नल वाले पॉइंट को लाइन जोड़ी जाती है तो ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है और इधर वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। क्लियर? चलिए, 23rd क्वेश्चन पर हम आते हैं, जिसमें हमें पूछा गया थीटा की वैल्यू बताइए। क्या दिक्कत है इसमें भी, आ दो। √3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अब क्योंकि मुझे 10 बनाना है तो मैं साइन के नीचे cos ले आता हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इधर 1 तो ऑलरेडी था, √3 नीचे चला जाएगा। tan थीटा में यदि देखा जाए तो tan 30 की वैल्यू होती है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आएगी। क्लियर? थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री आएगी। A box contains red cards numbered 11 to 23। एक रेड बॉक्स में 11 से 123 तक नंबर डले हुए, मतलब 113 कार्ड्स है, 113 कार्ड्स है, क्योंकि 11 भी डला हुआ है, 123 भी डला हुआ है। A card is drawn at random from the box. Find the probability that the number is drawn card is a perfect square number। तो 11 से लेकर 123 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कहां से चालू होते हैं? 4 से। 4 का स्क्वायर 16 से मिलता है, और फिर 11 का स्क्वायर 121 मिल जाता है, सॉरी 121 मिल जाता है आपको 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से 4 to 11 के बीच में आपने 3 नंबर छोड़ दिए तो 8 परफेक्ट स्क्वायर, इनके बीच में 8 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और टोटल नंबर 113 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/113। कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मल्टीपल ऑफ 7 का मल्टीपल 1 से लेकर 123 देख लीजिए। 7 के बाद 14 से स्टार्ट होगा तो 70 तक पहुंच गया, तो 9 मल्टीपल तो यही हो गए। ठीक है, 7 नहीं था बस, क्योंकि 7 छोटा हो गया था। इसके बाद अगली बार जाएंगे तो इसके बाद 77 मिलेगा, 84 मिलेगा, 91 मिलेगा, 98 मिलेगा, 105 मिलेगा, 112 मिलेगा, 119 मिलेगा। इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो 3, 3, 6 और 7, 9 और 7 16। तो मल्टीपल ऑफ 7 की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 16/113। क्लियर आंसर? कोई डाउट? ठीक है भाई, 14 to 70 में 9 मल्टीपल्स होते हैं, 14, 21, 28 ऐसे करके। उसके बाद 77, 84, 91, 98, 105, 112 एंड 119। दीज आर द नंबर्स। चलिए,
इसका एक क्वेश्चन जो है, इसका एक और का भी क्वेश्चन है, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लेटर इज चूजन एज। इंग्लिश अल्फाबेट से यदि आप चूज करें तो वोवल होते हैं 5, तो जनरल नॉलेज पे सवाल है 5/26, और यदि ये 5 होते हैं तो बचे हुए कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21/26। क्लियर? चलिए, इन फिगर डी एंड ई आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स बराबर है। ये दोनों एंगल्स बराबर हैं आपके, और आप उसने बोला है कि ये रेशो भी बराबर है एडी अपॉन डीबी, इसका रेशो इसके साथ और इसका रेशो इसके साथ, वही आ रहा है, सॉरी मैंने गलत तरीके से लगा दिया, इसका रेशो जो इसके साथ है वही इसका रेशो इसके साथ है। प्रूव दैट ट्रायंगल बीएसी इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल आइसोसेलियस है। देखो ध्यान से, यदि ये वाला इसका इसके साथ रेशो है तो इसका मतलब ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी बाय बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी, बाय कन्वर्स बीपीटी। ठीक है, कन्वर्स बीपीटी से ये दोनों लाइंस कैसे हो जाएंगी? पैरेलल। यदि ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी तो एंगल डी बी के बराबर होगा और एंगल सी जो है ई के बराबर होगा। ठीक है, कन्वर्स बीपीटी का जैसे आप यूज करेंगे, क्योंकि रेशो दे रखा है, तो रेशो देने के कारण वो साइड्स का रेशो मैच कर गया है और लाइन बीच में बन रही है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। अब यदि ये पैरेलल है और ये एंगल्स बराबर है तो ये एंगल्स भी बराबर होंगे, क्योंकि दो लाइंस को जब आप कट करेंगे इस तरह से तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और आगे चल के ये वाला एंगल इस वाले एंगल। तो यदि ये दोनों एंगल बराबर हो गए हैं तो ये दोनों एंगल को भी बराबर होना ही पड़ेगा। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब यदि ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, तो यहां पर बाय ये सब आप करेंगे तो एंगल बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? एंगल सी के। जब एंगल बी एंगल सी के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब ट्राइंगल बीएसी इज अ एबीसी इज अ आइसोसेलियस ट्राइंगल। खत्म। लॉजिक समझ में आया? बस आपको लिखना है थोड़ा सा, बाकी बात आपसे हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका एक और क्वेश्चन है इसी में। अब देखो सेम बात बोली गई है, रेशो की बात बोली गई है, बस क्योंकि साइड्स को साइड ना लिख के हमने नाम दे दिया है तो नाम के हिसाब से हो रहा है। बस एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, सी पर राइट एंगल है। चलिए इसके बाद लेट बी ए इज इक्वल्स टू ए, अब नाम दे दिया गया है कि बी सी जो है उसको ए नाम दे दिया गया है, सी ए, इसको बी नाम दे दिया गया है, ए बी, इसको सी नाम दे दिया गया है, पूरी को यहां से लेकर यहां तक ये सी है। और ठीक है, इसके बाद पी क्यू आर जो है इसमें एस टी पैरेलल क्यू आर के हो गई है, ये तो डिटेल ही नहीं है। एंड पी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू बी सी। चलिए इस लाइन को इस वक्त हम इग्नोर मार देते हैं। पी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी, सी से ए बी पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ है पी। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि सीपी इज इक्वल टू एपी। ओके, ये लाइन बिना वजह दी गई है, कहीं से गलत कॉपी हो गई। चलिए तो अब आपसे जो सवाल पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग देखो, यदि ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो हम इसको नाम लिखते हैं सीपी। सी की बात क्या होती है? ए बी। पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, तो सी डी, ए बी सी, बी सी ए। अब ध्यान से देखो, इसमें इस बड़े ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ रही हैं और इस छोटे ट्राइंगल की कोई एक साइड आ रही है, यही आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर हमें दो ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90-90 होगा। अब यदि ये 90-90 है तो आप इसको कोई भी एक पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, आप इसको ए बी सी डी हो रखा है, अच्छा डी दे रखा है ना, डी दे रखा है, ठीक है डी दे रखा है। तो बस इस हिसाब से अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन से दो ट्राइंगल लूं जिससे आपका रेशो काम का हो जाए। तो ध्यान से देखो, यदि हम इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर करते हैं तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है और इधर 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, तो पूरा पूरा सी मिल जाएगा बड़े वाले के हिसाब से। ठीक है, और इस 90 के हिसाब से ये हाइपोटेनियस होगी और परपेंडिकुलर इसको हम एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो इस 90 के हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो जो साइड चाहिए थी वो सारी आ गई। बस तो फिर तो क्या है, हम ट्राइंगल्स को सिमिलर करने पे लग जाते हैं। देखो कैसे सिमिलर होगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, BCD है ना,
क्या क्या कॉमन है? एंगल बी तो कॉमन हो गया, कॉमन एंगल, ठीक है। इसके बाद बी तो हो गया कॉमन एंगल, इसके बाद इधर का एंगल सी, इधर का एंगल डी के बराबर होगा 90 डिग्री। बस अब नाम लिख दो, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्राइंगल, ए की जगह यहां पर क्या बच गया था? बी हो गया, डी हो गया, मतलब सी बचा, तो सी बी डी। बस इसके बाद रेशो लिख दो, ए बी अपॉन सी बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी। यदि हम इस हिसाब से देखे जाए तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू हमारे पास है सी, ठीक है, या इधर लिख रहा हूं ताकि आपको सवाल देख रहे हैं। सी बी की वैल्यू, सी से बी की वैल्यू ए है, तो ये लो, ये भी ए आ गया, ठीक है। अब बी सी, बी से सी की वैल्यू फिर ए है, और बी डी की वैल्यू आएगी सी माइनस समथिंग समथिंग, तो मतलब ये वाला पोर्शन हमारे काम का नहीं है। एसी देख लेते हैं, एसी इज बी, तो ये वाला हटा दिया हमने, है ना, ये वाला ले रहे हैं, ये बी है, और सी डी, सी से डी की पी है, लो डाल दो। आज देखो आप ऑटोमेटिकली सीपी बन गया, इधर ए बी बन गया हमारा काम, एक चाहिए था। बस सवाल को देखकर आपको यह समझना है कि हमें कौन से दो ट्राइंगल उठाने हैं। अच्छा, क्या हम सर ये वाला ट्राइंगल नहीं ले सकते थे? ले तो बिल्कुल ये भी सकते थे बेटा, ऑटोमेटिकली हमारा काम तो इससे भी हो जाता। क्लियर? तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है यदि आप उस वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं, तो वहां पर कौन सा एंगल ए कॉमन आ जाएगा, बाकी यहाँ का एंगल सी और यहाँ का एंगल डी, ठीक है, तो बात तो वही रह जाएगी, ठीक है। तब भी ये वाली साइड का रेशो किसी ऐसी साइड से निकलेगा जो हमारे काम की नहीं होगी। जैसे बी 2 बार आ रही है, तो उनमें से जैसे यहाँ ए 2 बार आ रही थी, वैसे वहां बी 2 बार आएगी। क्लियर? तो हम उससे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आ गए सेक्शन सी पर। सेक्शन सी हमें क्या बोल रहा है बच्चों कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैज जीरोस एज अल्फा एंड बीटा। इसके जो जीरोस है वो है अल्फा और बीटा। कैसे? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। सिंप्लीफाई कर दो तो 2x कॉमन, तो x माइनस 1 और ये 1 है ना, 1, और यहां पर -1 कॉमन लेते हैं, यहां भी x माइनस 1, तो इस हिसाब से हमारे पास जो ब्रैकेट बनेगा वो बनेगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। तो इससे x की वैल्यू आ गई है 1 और यहां से x की वैल्यू आ गई है 1/2। इस हिसाब से वो पूरा ट्रिपल कर दो इसका। मान लिया मैंने इसको अल्फा मान लिया, तो 3 अल्फा कितना हो जाएगा मेरा? 3, और 3 बीटा, इसको बीटा माना है तो ये 3 बीटा कितना हो जाएगा? 3/2। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके ये जीरोस बन जाए, 3 अल्फा 3 बीटा। तो क्या हो जाता है? इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा x प्लस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। दूसरा तरीका भी था, आप अल्फा बीटा करके भी कर सकते थे इस सवाल, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है तो हमें कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि हम लेंथी सवाल कर रहे हैं, ठीक है। बस तो इसके बाद के डाल दीजिएगा इसके आगे। के क्यों डालते हैं? क्योंकि ऐसे कई पॉलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बस के कुछ भी डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो के एज इट इज रह जाता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 प्लस 3/2, 3 प्लस 3/2 एक्स प्लस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, 3 इंटू 3/2। सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 9/2x प्लस 9/2। 2 एलसीएम ले लीजिए और उसको बाहर भी निकाल दीजिए, तो के डैश हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके यदि आप रूट्स निकालने जाएंगे तो यही दोनों आएंगे, 3 और 3/। क्लियर? चलिए, बात समझ में आई? के डैश को वापस से आप कोई नया कोएफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आगे चलते हैं। Find whether the following pair of linear equations has a unique solution. If yes, find the solution. Obviously बात है, यही बोले जाएगा। पहले तो निकाल लेते हैं कि है कि नहीं है। तो इसके नीचे 5x रखिए, इसके नीचे 6y रखिए और इसके नीचे रखिए 57। रेशियो देखें तो 7/5 is not equals to 4/6, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ हमने क्या चेक करा है? A1/A2
इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो है। यूनिक सॉल्यूशन तो है, ठीक है। अब यदि यूनिक सॉल्यूशन तो निकाल देते हैं। तो हमारी एक इक्वेशन है 7x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 49 और दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 6y। 5x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 57। अब देखो बाकी सब तो ठीक है, पर ये नंबर बहुत बड़े बड़े, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे नंबर छोटे रहे, मल्टीप्लाई करते रहे। तो 4 और 6 जो है आपस में सेम हो सकते हैं। यदि मैं 4 को 24 बदलूं, 4 को 3 से कर दूं तो 4 3 जा 12 और 6 को 2 से कर दूं, मतलब मुझे यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और यहां पर 2 से, तो मेरा काम हो जाएगा। तो जैसे मैं करने जाता हूं, मेरी पूरी इक्वेशन बदल जाएगी। 21x माइनस 12y इक्वल्स टू 49 का 3 कितना हो जाता है 147, और इधर करने जाएंगे तो 10x माइनस 12y 57 इंटू 2 कितना हो जाता है 114, ठीक है। चलिए क्लियर, 140। दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन चेंज, ये तो कैंसिल आउट हो गए। यहां पर 11x बचेगा और यहां पर 7 माइनस 4 3 और 14 माइनस 11 3 33। तो x की वैल्यू जो है दैट विल बी 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3। अब इस 3 वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। 7x, x की वैल्यू 3 आई है तो इसी को डाल दीजिए। 7 इंटू 3 माइनस 4 इंटू y इज इक्वल्स टू 49। तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू 49 माइनस 21 कितना हो जाएगा 8 टू 28। माइनस 4y इज इक्वल्स टू 28, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 7, y इज इक्वल्स टू माइनस 7। क्लियर, तो इसका मतलब ये आ गया। अच्छा, अब मैंने जैसे कल भी बताया था आपको कि आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए। तो 5 इंटू 3 माइनस 6 इंटू माइनस 7 शुड बी इक्वल्स टू 57 होना चाहिए। 15 प्लस 42 बिल्कुल आ रहा है, ये लो 57 आ गया, चेक हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। बेटा सवाल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो सवाल किया क्या वो सही था या नहीं, तो वो क्रॉस चेक हो जाना चाहिए। एक तरीका पास बैठे बच्चे से चीटिंग कर लीजिए, पर बोर्ड पेपर में यदि ऐसा नहीं हो पाया तो आप करेंगे कैसे? तो खुद के हिसाब से हमें हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है ये चेक करना आना जरूरी होता है। तो इसलिए हम किसी भी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, एक वैल्यू निकाली किसी एक इक्वेशन में डालेंगे, उससे हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। आप इस पूरी इक्वेशन को भूल जाइए और दूसरी इक्वेशन में दोनों वेरिएबल डाल दीजिए, और यदि वो वेरिएबल से पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है आपकी वैल्यू डालने से, जैसे कि यहां हो गई है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलिए। इन गिवन फिगर ABC सिमिलर टू DEF, ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। AP बाइसेक्ट एंगल CAB, इस एंगल को बाइसेक्ट किया जा रहा है, मतलब ये x होगा और ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सिमिलर होने के कारण ऑर्डर वाइज देखें तो इधर का a इधर के d के बराबर है, मतलब ये भी x है, तो यहां भी जब देखा जाएगा तो इस हिसाब से आपका dq जो है इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये भी x ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा सिमिलरिटी रूल से। साइड भले ही रेशियो में हो पर एंगल सेम होते हैं सिमिलरिटी में, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रूव दैट AP अपॉन DQ, AP अपॉन DQ, AB अपॉन D, AB अपॉन D 1 2 को सिमिलर कर दीजिए। क्या होगा देखो, यहां से हमें पता है एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है। अब A का बाइसेक्ट हुआ है तो हाफ ऑफ एंगल है ना, हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल D के बराबर होगा, तो एंगल हाफ ऑफ एंगल D जो मेरे काम का PAB बनेगा, एंगल PAB बनेगा, और इधर जो एंगल है QDE बनेगा, एंगल QD। ठीक है, साथ ही साथ दोनों में एंगल B और एंगल E बराबर है, ये लो, तो पहले दो पार्ट से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाने के लिए हमें इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लगा देंगे। जैसे हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए लगाएंगे, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। क्यों?
अच्छा, बच्चा पूछ सकता है सर ये बराबर बराबर क्यों थे? क्योंकि उसने सिमिलरिटी दी थी कि ये दोनों ये ट्रायंगल है सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब ये जरूर होता है कि साइड से रेशियो में, बट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ 60 बन रहा था तो यहाँ भी 60, तो जब बाइसेक्ट किया गया होगा तो ये 30-30 डिवाइड हुआ होगा और ये भी 30-30 ही डिवाइड हुआ होगा। तो ये 30 ये 30, पहले तो बी और ई तो ऑलरेडी बराबर थे, तो ए सिमिलरिटी से आपका ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे सिमिलर होंगे ये आपका नाम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पूछा है CAP। CAP में सेम बात, फिर ए इधर का एंगल C इधर का एंगल F के बराबर होगा, क्योंकि देख लो C किसके बराबर दिया है? F के। तो ए सिमिलरिटी से हो रहे हैं दोनों सवाल। ये वाला भी ए से हो जाएगा, इसमें भी वही हाफ ऑफ एंगल CAP, इधर भी तो आप लिख सकते हो ना CAP FDQ के बराबर हो जाएगा। ये ए और ए से ये दोनों एंगल बराबर, और फिर ये वाला एंगल तो बराबर दिया ही हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस हिसाब से हमारे पास ए सिमिलरिटी से ये भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया है। यहां पर अब हमें देखना है कि यहां पर हमें कुछ पार्ट प्रूफ करना है। ये रहा हमारा पार्ट, और इसके लिए हमें कुछ चीजें दे रखी है। अब ध्यान से देखिए, जब भी पैरेलल वाला साइन आपको दिखता है तो आपके दिमाग में आ जाता होगा कि यार कहीं ना कहीं यहाँ पर बीपीटी लग रही होगी। चलिए तो हम बीपीटी के हिसाब से देखते हैं कि हमारा बीपीटी लग रही है कि नहीं लग रही। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ये वाला जो है DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, इसका मतलब ABC ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग बीपीटी, सीधा लिख दीजिए यूजिंग बीपीटी। मतलब आपको तो तरीके से लिखना है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। आप पेपर दे रहे हैं, मैं बस आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कि कैसे होना चाहिए था। तो यदि आप ABC ट्रायंगल में बीपीटी का यूज करेंगे तो B से BD अपॉन D से A, BD अपॉन DA का रेशियो जो होगा वो B से, क्योंकि पैरेलल लाइन ये वाली है तो B से E तक का B to E अपॉन E to C, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी तरह से एन ट्रायंगल, अब दूसरा जो पैरेलल है DF, D से F, तो इस हिसाब से DF पैरेलल है AE के, तो हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा BAE, मतलब ABE, ट्रायंगल ABE। यदि आप इसमें लेते हैं तो यहां पर जो यूजिंग बीपीटी बनेगा वो क्या बनेगा, जब आप यूजिंग बीपीटी करें तो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, और इधर बनेगा B से F और BF अपॉन F से E, EF या FE। बस अब ध्यान से देखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बस BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, मतलब दोनों का लेफ्ट पार्ट कंपेरेबल है, बराबर है। तो आप इधर से लिख सकते हैं BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BF अपॉन EF, ये हो गया आपका HP। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से आपका सवाल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 29 क्वेश्चन कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। ऐसे सवालों में क्या करना होता है बच्चों, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते ही क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट विल बी √3 का स्क्वायर, मतलब 3 लिख दें डायरेक्ट। चलिए इस पूरे की वैल्यू 1, उधर बेस के माइनस भी हो जाएगी, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 2 रह जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। वेरी गुड, ठीक है, बस इसी की कमी थी। अरे भैया यदि 2 से 2 काटोगे तो डिवाइड हो रहा है तो 1 बचेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1। बस अब इधर आ जाइए, मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्यों लिख रहा हूं, ताकि बार बार आपको समझ में आ जाए कि S मतलब साइन थीटा, C मतलब कॉस थीटा। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटा तो ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर, प्लस नीचे साइन से साइन कटा तो कॉस स्क्वायर। ऐसा करने पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और साइन थीटा कॉस थीटा यहां बच गया। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी आ रही है, 1/1 इज 1, आंसर। क्लियर? बस आपको इसको तरीके से लिखना है, बाकी तो और कुछ नहीं सवाल में। तो क्लियर? चलिए, अ कॉनिकल वेसल विद बेस रेडियस 5 एंड हाइट 24। एक कॉनिकल वेसल है, बना देते हैं। ये लीजिए, बन गया। रेडियस 5 है, 5 रेडियस है, R है, और
हाइट जो है 24 है, h जो है वो 24 है। Filled with water is full of water, conical vessel में पानी भरा हुआ है। This water emptied into a cylindrical vessel, इसका सारा पानी निकाल के एक cylindrical vessel में डाल दिया। Of base radius 10, जिसकी base radius जो है r जो है वो 10 है, ठीक है। Find the height to which the water will rise in the cylindrical vessel, बोला है इसमें से इसमें जब पानी डालोगे तो कितना हाइट बढ़ेगा, मतलब सिलेंड्रिकल वेसल में ऑलरेडी कुछ पानी है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, माना h हाइट तक तो है। आपको ये बताना है कि इतना ये जो बड़ा है x ये कितना बड़ा होगा। तो देखो ध्यान से, सिलेंडर में यदि यहाँ की जगह में यहीं से बेस मान लो तो भी रेडियस तो सेम लेनी है, तो कितना होगा, इस कॉनिकल का वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक जगह लिख देते हैं, यहां कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब इधर 1 1 लिखिए और इधर 2 2 लिखिए, क्योंकि दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है। 1/3 पाई, पाई से पहले सबसे पहले पाई काटिए, यहाँ की रेडियस जो है वो 5 है और हाइट जो है 24, तो 5 × 5 × 24/3, और यहां पर जो आएगा बेस रेडियस 10 × 10 × h, h की वैल्यू आपको निकालनी है जो कि आप x मान लेंगे। क्लियर, समझ गए? चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, बस x निकालना, इसलिए दोनों 10 इधर भेज दीजिए, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी, 5 × 5 × 24 अपॉन ये 10 दोनों ऊपर के नीचे आ जाएंगे और ये 3 इधर आ जाएगा और ये x हो गया, बस काट दीजिए। 5 2 10, 5 2 10, ठीक है, सॉरी 5 2 10, 5 2 10, 2 2 4, 6 टाइम, 3 से 6 कटेगा 2 टाइम, मतलब x बराबर 2। अब ये 2 क्या है, सेंटीमीटर की मीटर, तो सेंटीमीटर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें सेंटीमीटर में आ रही थी, ठीक है। तो x इज 2 सेंटीमीटर, मतलब इस सिलेंड्रिकल बेस का 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर बढ़ जाएगी। क्लियर, अब इसमें ध्यान रखने का, ये बढ़ेगी 2, ठीक है, जो बड़ी हुई हाइट है वो 2 सेंटीमीटर होगी और कुछ नहीं होगा। क्लियर, चलिए क्लियर, और कोई डाउट है तो बता दीजिए। रेडियस 10 ही दी थी तो हमने गलती से भी कोई चीज गलत नहीं डाली है, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी चाहिए थी पर जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए अच्छा, इसका एक और पार्ट है, 504 कोन्स ईच ऑफ डायमीटर 3.5 एंड हाइट 3 आर मेल्टेड, तो मेल्टेड करेंगे तो 504 कोन जिनका वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 3.5/2 इंटू 3.5/2 आर स्क्वायर एच, हाइट रखी गई है 3, इसको हटाइए पॉइंट तो नीचे आ जाएगा 100। इन सबको मेल्ट किया गया है और एक स्पेयर में बदल दिया गया है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि मेल्ट होने पर वॉल्यूम सेम रहता है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्पेयर, तो स्पेयर का पहले डायमीटर निकाल देंगे, रेडियस निकल गई तो उसके बाद सरफेस एरिया निकल जाएगा। चलिए काटिए, पाई से तो पाई काट देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आर क्यूब निकालने के लिए बची हुई सारी चीजें इधर आ जाएंगी, नहीं तो फिर आप क्या होगा, गलती से गलत काट देंगे। 504 इंटू ऊपर 35 नीचे 3 2 200, 3 × 2 × 2 × 100, साथ ही साथ ये 3 ऊपर जाएगा और ये 4 नीचे आएगा। इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं है? चलिए कटिंग करते हैं, एक 3 से तो एक 3 कंप्लीट फ्री, इस 2 से और इस 2 से ये कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। 4 1 = 4, 10, 4 2 = 8, 2 बचा 24, 6, ठीक है, ठीक है। अभी भी ये 2 से जा रहा है, काट दीजिए 2 टाइम्स और इधर चला जाएगा 63। अब ध्यान से देखिए, आपके पास पूरा प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट बचा हुआ है और कोई चीज नहीं बची हुई है। क्लियर, चलिए तो बस आपका आर क्यूब हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देने वाली जो है वो यहां पर ये है कि आपके पास आपको इस 100 को काट लेना चाहिए। 5 के टेबल से ये कटेगा 7 टाइम, ये कटेगा 7 टाइम और ये कट जाएगा 25 4 सा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, वैसे मैं हमेशा मना करता हूं कि ऊपर और नीचे यदि 5 और 2 दोनों का मल्टीपल हो तब 10 को काटिए, पर यहां क्यों, क्योंकि मैं आर नहीं निकाल रहा हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं, आर
क्यूब। जब मैं आर क्यूब निकाल रहा हूं तो मुझे पेयर बनाने पे ज्यादा दिमाग चल रहा है, मेरा इस बात पे दिमाग नहीं चल रहा है कि मेरे को क्या क्या करना है। ठीक है, मेरे को बचाना नहीं है, मुझे पेयरिंग करनी है। तो इस हिसाब से मेरे पास 63773 बचा है। देखो 63773 बचा है और नीचे बचा है मेरे पास 4 into 2। इससे मेरा आर क्यूब निकलना चाहिए। इसका मतलब यदि मैं इसको मॉडिफाइड करूं तो 63 टूट जाएगा 7 into 3 into 3 में, क्योंकि 9 7 63, एक 7 एक 7 एक 3। अब देखो ध्यान से 3 के दो पेयर, 3 3 के दो पेयर दिख रहे हैं और यहाँ भी 2 into 2 into 2। इसका मतलब मेरी आर जो है वो मेरी डायरेक्ट निकल के आ रही है, आर इज 7 into 3/2 मतलब 21/2 मतलब 10.5। कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन को इजी बनाना। यदि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, पर कैलकुलेशन करनी नहीं होती, कैलकुलेशन को इजी बनाना होता है। यदि कोई बच्चा यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई सब खेलने बैठ जाए तो उसका टाइम वेस्ट होगा, जबकि आंसर तब भी उसका 10.5 ही आएगा। ठीक है, तो हमें यदि क्यूबिक और स्क्वायर वाली चीजों को निकालना है तो हम उसको डिवाइड करके एक पॉइंट में वैल्यू निकाल के फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे हमारे वही पेयर बनने लग जाए। क्लियर? चलिए, तो आर इज 10.5। अभी सवाल नहीं हुआ है, डायामीटर पूछा है मतलब डबल कर दीजिए, तो 10.5 का डबल मतलब यही इंटू 2 कर देते हैं हमारा, तो 21। तो जो डायामीटर है दैट इज 21 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद हमें पूछा गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो कि आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आप क्या रखेंगे 10.5/2, 10.5/2। पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ जाएगा। फिर यहां पर वही कैलकुलेशन के स्मार्टनेस दिखाएंगे। 4 से ये पूरा 2 कट जाएगा, 7 से इसको काटिए, 7 1 जा 7, 35, 7 5 जा 35। अब नीचे यदि मैं देखूं ध्यान से तो मैं एक बार तो 10 काट सकता हूं, क्यों? क्योंकि इधर 5 है इधर 2 है, उसके बाद नहीं काट पाऊंगा। तो 5 के टेबल से ये 3 टाइम कटेगा और ये 2 टाइम 2 के टेबल से, तो ये 11। अब इधर जो बचेगा 10 पूरा कट जाएगा, क्योंकि 5 से ये काटा था और ये 2 से कट गया था। ठीक है, तो बस अब मेरे पास जो बचा है वो ये बचा हुआ है। इसकी कैलकुलेशन यदि मैं आपको दिखाऊं तो टोटल सरफेस एरिया जो मेरा निकालना है दैट विल बी, यहां से कुछ नहीं बचा, यहां से 11 बचा है, यहां से 3 बचा है, यहां से 105 बचा है, नीचे की तरफ मेरा सिर्फ 10 बचा है। तो डेसिमल लगाने में काम आ जाएगा। 105 का 3 करेंगे तो 315, 315 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 5 6 4 3/10, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर? लॉजिक समझ में आया? चलिए, अच्छा, 3 बेल्स हैं जो कि टॉल होती है 9 12 और 15 मिनट्स के रेस्पेक्टिवली। यदि दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल बी नेक्स्ट टॉल टुगेदर? 9 12 15 कैल्शियम ले लो। 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। बस आ गया। इसका मतलब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5। अब ऐसे करेंगे तो 9 into 4 कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 36 into 5 180 होता है वैसे तो, पर फिर भी देखें तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180। 180 मिनट्स के बाद ये एक साथ वापस से टॉल हो जाएंगी। इसका मतलब होता है आफ्टर 3 आवर्स, हर 3 घंटे में एक साथ बजेंगी। अभी 9 बजे बजी है, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, हर बार बजेंगी। क्लियर? चलिए, तो पहली बार कब 7 बजा रहा है ये आपको देख लीजिए, ताकि रात में डिस्टर्ब कम से कम बार हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फाइंड फॉर 1 ये सब है, इसमें एक्स की वैल्यू ये नहीं होती और एक्स सॉल्व करके निकालना है आपको। अच्छा, ये आपने कभी सोचा ये क्यों होता है? क्योंकि यदि एक्स की इनमें से कोई भी वैल्यू आ गई तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, सॉरी ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट, और पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करना है, बस एलसीएम ले लीजिए। इधर x-2 इंटू x-1, जब आप इधर देखेंगे तो 6/x एज इट इज रहेगा, ऊपर चला जाएगा x-1 प्लस 2x-4। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बनेगा 3x-5 और नीचे बनेगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहां बनेगा 3x² माइनस 5x इक्वल्स टू
6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। इस हिसाब से देखें तो इसको उधर भेजना ज्यादा अच्छी बात है, तो मैं इधर 0 बना देता हूँ। 3x स्क्वायर उधर जाएगा तो 3x स्क्वायर, 18 और 5 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 13x और 12 बस प्लस 12। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 12 3 जा 36, 36 को ऐसे तोड़ना है कि 13 आ जाए तो 9 और 4 36 हो जाता है। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। पेयरिंग करेंगे तो 3x तो x माइनस 3 और माइनस 4 कॉमन ले ले तो इधर भी x माइनस 3। पेयरिंग के हिसाब से हमारा आंसर आ गया x माइनस 3 या 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 4/3। ठीक है, x की दोनों वैल्यूज आ गए। अच्छा, इनमें से कोई सी ऐसी वैल्यू है जो अट रही है? नहीं अट रही। 0 1 2 था हमारा, एक भी नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया है। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। b स्क्वायर, b की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 और इसका करना है आपको स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac 3k प्लस 1 1। ठीक है, c की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये आपका x स्क्वायर, ये के हिसाब से ये आपका 2k प्लस 1 हो गया। सही है, करिए यहाँ 3k प्लस 1 कर दिया और यहाँ 1 है। ठीक है, चलिए इसको बराबर 0 कर देते हैं। इससे k की वैल्यू निकल के देगी 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8k प्लस 4 माइनस 12k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करने पर इक्वेशन बनेगी 4k स्क्वायर माइनस 4k 0। इससे बनेगा 4k k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो जहां से k की वैल्यू या तो आ जाएगी 0 या k की वैल्यू आ जाएगी 1। अब k की वैल्यू यदि 0 डाल देते हैं तो फॉर k इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसका मतलब हुआ कि यहाँ पर x की जो वैल्यू आएंगी -1 आएंगी। ठीक है, x की जो दो वैल्यू आएंगी वो कहेंगे -1 -1। ठीक है, ये आ गया अगला सवाल। अब देखो ये सेक्शन डी का सवाल है और यहाँ पर हर क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का होगा। तो अब 5 मार्क्स के हिसाब से हमें कैसे करना होगा, थोड़ी डिटेलिंग करके। ठीक है, चलिए हमें ढूंढ रहे हैं आंसर, तो हमारे आंसर क्या आने चाहिए वो देख लेते हैं फटाफट से। इस तरह के सवाल में सबसे पहले क्या करना होगा बच्चा, एलसीएम ही ले सकते हो, आपके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं होता है। या x माइनस 2 से ये ब्रैकेट कट जाएगा तो x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये वाला, इससे ये ब्रैकेट तो x माइनस 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई में है इधर 6 अपॉन x जो कि आगे क्रॉस मल्टीप्लाई होना है। सिंप्लीफाई करिए x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 6/x। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं तो अब आप इसमें से क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3x इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x को जब आप x से करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, साथ ही साथ 1 और 4 5 हो जाएगा, -5 को जब x से करेंगे तो -5x आ जाएगा। इधर जब आप जाते हैं तो इधर 6x स्क्वायर आ जाएगा, साथ ही साथ -18x और प्लस का 12। सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। इसको उधर भेजना ज्यादा अच्छी बात है तो इधर 0 कर देते हैं, उधर हो जाएगा 3x स्क्वायर, 18x और 5x आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 13x और प्लस का 12x 12। ठीक है, 0 ऑलरेडी इधर आ चुका है। अब मेरी बात सुनिए, आपको करना है 12 2 3 जा 36। 36 को ऐसे तोड़िए कि 13 फैक्टराइज हो जाए तो बिल्कुल हो जाता है। 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ 3x कॉमन आएगा, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन लेने पर भी x माइनस 3। ऐसा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 और 3x माइनस 4। ऐसा करने पर x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, x की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आ जाएगी, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 3 और x की वैल्यू एक आ जाएगी 4/3।
ठीक है, चलिए x की वैल्यू एक आई है 3 और एक आई है 4/3, दोनों में से कोई भी वैल्यू रिजेक्टेड नहीं है, इसका मतलब दोनों से आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब कैपिटल D जो है डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब b² - 4ac। यदि ऐसा देखा जाए तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ऐसे में b² की वैल्यू हो जाती है हमारी 2k + 1, 2k + 2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 3k + 1 और c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। ठीक है, इट शुड बी 0। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो 4k² + 4 + 2 2 = 4 2 = 8k - 12k - 4 = 0। सिंप्लीफाई कीजिए तो 4k² 8k 12k मतलब -4k + 4 - 4 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4k कॉमन, k - 1 इज इन ब्रैकेट, इससे k की दो वैल्यू आई, k की वैल्यू या तो 0 है या k की वैल्यू 1 है। यदि k की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² + 2x + 1, जिससे x की वैल्यू x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से हमें पता लगा x की दो इक्वल वैल्यूज आ रही है -1 -1। अब यदि k की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं इस ब्रैकेट से 1, ठीक है, तो 1 रखते ही ये ब्रैकेट बन जाएगा 4x² + 4x + 1। इसका मतलब ये बनेगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, जिससे x की जो वैल्यू है दैट विल बी -½ सेम जो आएंगी तो सेम आ रही है दोनों वैल्यू, इधर -½ -1 आ रही है, दोनों वैल्यूज इधर आ रही है -½ ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आ जाता है कि जो हमने सवाल किया वो सही भी है। ऑल्सो फाइंड द रूट्स बोला तो देखो कितने रूट्स हो गए, 4 रूट्स हो गए, -1 -1 या फिर -½ चलिए अगला सवाल, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। एक सर्कल है जो कि रेडियस 5 का है। T इज अ पॉइंट सच दैट OT, इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन को 13 सेंटीमीटर। फाइंड OT इंटरसेक्ट सर्कल एट E। जो ये आपकी OT ये सर्कल को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट E, AB भी एक टेंजेंट है जो E पे ही बन रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ बताइए। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है, अच्छा बस ये बताना है, AB की लेंथ बतानी है, वेयर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। देखो बच्चा एक बात तो क्लियर है, यदि हम ध्यान से देखें तो T से P की जो लेंथ होगी वो T से E तक की लेंथ होगी, क्योंकि इतना ही पार्ट ये बराबर है। ठीक है, पहले तो हमें पता लग जाना चाहिए। दूसरा हमें पूछा गया है आपकी किसकी लेंथ, AB की लेंथ, ये वाली लेंथ पूछी गई है। ठीक है, इसमें से ये वाली लेंथ हमने निकालनी है। अब ये लेंथ कैसे निकलेगी, दो बातें ध्यान रखना, ये लाइन पैरेलल नहीं है। बच्चे के दिमाग में आ जाता है सर ये पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये काइट बना रही है एक तरीके से आपकी, ये 5 है ये भी 5, डायमंड जैसे अपन बोलते हैं काइट या डायमंड, ये बराबर है x और x के। ठीक है, अब हमें इसकी कैलकुलेशन में कुछ ऐसा दिमाग चलाना है जिससे हमें सवाल हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यदि ये 13 है, ये 5 है, यहाँ 90 है, तो ये 12 होना चाहिए। इस लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूसरी बात, क्या हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं क्या? ये छोटा ट्राइंगल AET जो है वो POT के बराबर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ एक 90 है, यहाँ भी 90 है। दूसरा ये दोनों में एंगल कॉमन हो जाएगा, बस हमारा काम हो गया, क्योंकि उससे हम TE की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ये 12 कैसे निकालिए, आपको शो करना है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। 13 का स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 144, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 12। तो इन ट्राइंगल AET एंड ट्राइंगल TPO, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल, इधर एंगल E90 होगा और इधर एंगल P90 होगा, साथ ही साथ इधर एंगल T और इधर एंगल T कॉमन होगा, कॉमन एंगल इधर 90 डिग्री।
जब आप सिमिलरिटी लगा दोगे तो इधर नाम बन जाएगा ट्राइंगल AET, जो कि सिमिलर होगा ट्राइंगल P और T तो हो गया, तो OPT के, ठीक है। यदि ऐसा हो गया तो AET और OPT, ट्राइंगल AET और ट्राइंगल OPT, इसलिए अब इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बाद आप उसका रेशियो लिखेंगे साइड्स का, तो AE अपॉन OP इज इक्वल्स टू ET अपॉन PT और इक्वल्स टू AT अपॉन OT। अब हमें क्या पूछा है, क्या क्या दिया है, इस हिसाब से देख लीजिए। TE हमें पता है क्या, T हमें पता है, बस बच्चा यहां गड़बड़ करता है। जब ये मैंने बच्चों को पेपर दिया था ना, तो बच्चों ने कहा सर इसमें तो हमें दो लेंथ नहीं पता। अभी देखना, अभी आपको बताता हूं। तो क्या होगा, हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, सबसे पहले चाहिए AE, A से E तक की लेंथ, ये तो निकालनी है, छोड़ दो। AE के बाद हमें कौन सी चाहिए, OP, OP का है O से P, दैट इज 5, मतलब AE को ये तो निकालनी है और ये 5 आ गई है। ET, E से T, E से T हमें नहीं पता है, ठीक है, साथ ही साथ PT, P से T ये पता है 12, तो ET तो हमें नहीं पता है, PT है 12 और AT, A से T हमें ये भी नहीं पता है, तो A से T नहीं पता है, जबकि हमसे एक और जो चीज है OT, O से T वो 13 है, ठीक है। AT हमें नहीं पता है, जबकि ये 13 है। बस सवाल यहाँ आके अटक जाता है बच्चों के। मैंने जितने बच्चों को दिया उनमें से एक भी बच्चे से दिमाग नहीं चला था। अब आप भी देख लीजिए आपसे चला कि नहीं चला। यदि आपको कोई एक वेरिएबल निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, पर यहां पर आप जब भी कंपेयर करने जाएंगे तो दो दो वेरिएबल गायब है, तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इस लॉजिक से हमें कोई एक वैल्यू इसमें से दिमाग चला के निकालनी पड़ेगी। तो अब आप देखिए आप इनमें से कौन सी वैल्यू और निकाल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। यदि आपसे निकल गई तो बात खत्म। यहां से यहां तक की लेंथ 12 है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपने निकाल ली है। ये 5 है, ये 13 है। अब आपको AE निकालनी है, ये निकालनी है और ये निकालनी है। ये तीन क्वेश्चन मार्क में से कोई एक क्वेश्चन मार्क आपसे सॉल्व हो जाए तो आपका आंसर हो जाएगा। AE तो निकालनी है, तो ये तो निकलेगी नहीं। इसमें से और इसमें से कोई एक निकल सकती है क्या, निकल सकती है। देखो यदि ये पूरी लेंथ 13 है और इस सर्कल की रेडियस 5 है, तो ये 5 इसी में तो जुड़ रही होगी। इसका मतलब 13 माइनस 5 कितना हो जाता है, 8। तो ET की लेंथ मुझे पता लगी 8। ET जो लिखा हुआ है ना मेरा, ये दिस इज माय 8। बस अब इसके बाद आपसे AE पूछा गया था, ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। AE अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 12, काटा तो 3/2/3, तो AE इज इक्वल्स टू 10/3। बस ये आंसर आ गया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। बस बच्चे से ये चीज नहीं निकली थी कि सर यहां से P से O तक की जो OT की डिस्टेंस है वो 13 है, ये 5 है, तो ये 8 हो जाएगी, 8 5 13। इतना सा सवाल अटकते ही बच्चे का पूरा सवाल अटक गया था। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपसे ये सवाल नहीं अटकेगा। चलिए अब आते हैं हम अगले 34th क्वेश्चन पर, जो कि क्या है, जो कि है हमारा फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोड निकालना तो फटाफट से मोड वाला ग्रुप डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दे रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, मतलब मोड ग्रुप ही हो गया बस, ठीक है। तो मोड ग्रुप हमारा, मोड ग्रुप 35 to 40 विद 50 फ्रीक्वेंसी है ना। बस अब हमारा मोड ग्रुप निकल गया, तो मोड निकाल देते हैं। मोड इज इक्वल्स टू L मतलब 35 प्लस F1 50 माइनस जस्ट बिलो फ्रीक्वेंसी 34, डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब 100 माइनस 42 और 34 ऐड करके 76, ठीक है। इन दोनों का ऐड होगा ना, माइनस माइनस तो वो ऐड हो जाएंगे, माइनस में आ जाएगा, इनटू गैप 5 का। फटाफट से करेंगे तो 35 प्लस 16 अपॉन 24 इंटू 5, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 35 प्लस 5 टू द 10/3, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 3.33, मतलब आंसर हो रहा है 38.33। बस क्लियर। तो मोड कितना आ जाएगा, 38.33। बताओ। चलिए
ओके, इसी का एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको मीन और मोड निकालना है। मीन और मोड निकालने के लिए डेटा के लिए सबसे पहले यदि हम मीन की बात करें तो एक्सआई तो निकालना ही पड़ेगा। निकालिए एक्सआई, फिर हमें एफ आई एक्सआई, छोटा डेटा है तो एफ आई एक्सआई से ही काम चला लेंगे, पर उसके लिए भी एक ग्रुप चाहिए होगा, तो एफ आई एक्सआई भी हमें निकालना पड़ेगा। तो 5 और 7 का जो होता है मिड वैल्यू वो क्या देगी 6, तो फिर यहाँ पर आएगी 8, फिर यहाँ पर आएगी 10, फिर यहाँ आएगी 12, यहाँ आएगी 14, यहाँ आएगी 16, यहाँ आएगी 18। इसके बाद यदि हम एफ आई एक्स आई देखें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 42। अच्छा, मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि क्लियर दिखे, डेटा गंदा ना दिखे, तो इसका डेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 6 7 42 का 2, 4 कैरी, 36 और 4 40, 402। क्लियर? 8 into 33, 8 3 24, 2 कैरी, 24 और 2 26। ठीक है, इसके बाद अगला आता है 41 into 10, 410। एक लाइन खींच लेते हैं नहीं तो सवाल। 95 into 12, 12 5 60, 6 कैरी, 12 9 108 और 614। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, पर ये डेटा भी बड़ा है। चलिए ठीक है। अच्छा, मोड के लिए हिसाब से बड़ा भी दे रखा है 36 into 14, तो अब आप ध्यान से देखिए 14 into 6 कितना जाता है 84, 4 8 कैरी, 14 3 42, 42 और 8 50। 13 into 16, 16 3 48 का 8, 4 कैरी, 16 1 16 और 4 20। ठीक है, लास्ट 15 into 18, 18 15 18 तो 18 5 90, 9 कैरी, 27 270। अब इस हिसाब से देखें तो डेटा का सम जो है, समीशन हम यही निकाल लेते हैं और इसका भी सम हम नीचे कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 7 3 10 11 16 22 25 30। 30 के हिसाब से 0 3 कैरी, 3 6 9 12 16 25 28 29 30 300। तो समीशन ऑफ एफ आई जो है दैट इज 300, और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो देखा जाए वो कितना आएगा वो देख लेते हैं। 2 4 6 6 6 और 4 10 18, तो 18 सम आ रहा है, 1 कैरी 1 8 7 8 8 8 और 4 12 15 21 21 का मतलब 1 2 कैरी 2 2 4 6 6 5 11 11 12 12 16 17 18 22 2 2 3 3 3 2 1 8। ठीक है, और कोई मिस्टेक हो तो एक बार देख लीजिएगा। 3 2 1 8, तो मीन जो है वो तो डायरेक्ट आ गया 3 2 1 8 समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपन समीशन ऑफ एफ आई दैट इज 300। 3 से कट जाना चाहिए, ये 100 टाइम्स, 3 1 3 3 7 21 3 2 6 0.66 पॉइंट के कारण 100 आएगा, तो आंसर आएगा 10.7266। दिस इज योर मीन। ये क्या जाएगा बच्चों आपका मीन 10.7266। 10.7266 मतलब इस ग्रुप्स के बीच में कहीं मीन आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मोड निकाल लेते हैं। मोड निकालना तो और आसान है। मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये रही, तो बस मोड निकालने के लिए मोड ग्रुप हो गया। मोड ग्रुप के हिसाब से 11 प्लस 95 माइनस 41 डबल ऑफ 95 माइनस 41 माइनस 36 मल्टीप्लाई विद 2। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। 11 प्लस 4 5 54 डिवाइडेड बाय 90 का डबल 180 190 190 माइनस 77 190 माइनस 77 3 18 में से 7 गया तो 11। ठीक है, 113 इंटू डबल। ठीक है, चलिए 11 प्लस 108 अपॉन 113। ठीक है, 11 प्लस मोड की बात चल रही है अब। 11 प्लस 108 अपॉन
अपन 113। अब यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स आएगा 108, ठीक है, 9 टाइम्स में कर दीजिए, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 11, 10, ठीक है, आ गया, कितना आ गया 63, 1 0 उतारा, अब 6 टाइम, और 6 टाइम में 13 नहीं आएगा तो 5 टाइम कर दीजिए 0.95, बस इतना भी कर देते तो 11 प्लस 0.95, दैट मीन्स 11.95, मोड इज 11.95, आंसर क्लियर। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए 35th क्वेश्चन पे आ गए हम। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है, ये लाइन इस लाइन को किस पॉइंट किस उस रेशियो में डिवाइड करी, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पता भी नहीं है, हमारी कैलकुलेशन कह रही है कि यहाँ पर -2 -5 है, यहाँ पर हमारा 6,3 है, और ये कोई लाइन है x - 3y जो कि यहां से इस लाइन को कट करते हुए गुजर रही है, और बताइए कि ये लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इसका कॉन्सेप्ट कहता है बच्चा कि यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा ना इंटरसेक्शन पॉइंट, ये एक्चुअली इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इस लाइन पे भी लाई करेगा, तो हमें px py निकालना पड़ेगा और वो हम इस लाइन पे सेटिस्फाई करवा देंगे। इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो हमारे px की जो वैल्यू है दैट विल बी 6m प्लस माइनस 2n अपन m+n। इसी तरह से हमारा py जो है वो कितना हो जाएगा 3m माइनस 5n अपॉन m+n, ठीक है। तो px और py हमारा आ गया है, px, py, px, py हमारा आ गया है। अब हमने इस वैल्यू को इस लाइन पे सेटिस्फाई करवा देना, बस हमारा काम हो जाएगा। x - 3y लाइन जो है x - 3y है, जिसपे हमारा x कोऑर्डिनेट px लाई करता है, -3 टाइम्स ऑफ py कर दीजिए। अब px की वैल्यू डालिए, लाई करने का मतलब है कि इसको 0 बना देगा। px की वैल्यू है 6m - 2n अपॉन m+n, 6m - 2n अपॉन m+n, और ये जो है हमारा 3m - 5n -3 टाइम्स ऑफ 3m - 5n अपॉन m+n, ये पूरा 0 हो जाता है। एक बार कोऑर्डिनेट 3m - 5n, ठीक है। चलिए बस अब इसके बाद क्या करिए, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम पूरा सेम आएगा, ये माइनस है, बस ये सॉल्व करते टाइम ध्यान रखिए 6m - 2n -3n से खुलेगा तो -9m प्लस 15n इज इक्वल्स टू 0, 6m और 9m -3m -2n मतलब प्लस का 13n -3m बराबर माइनस का 13n, m अपन n निकालने से पहले माइनस से माइनस काट दिया तो m अपॉन n इज इक्वल्स टू 13/3, 13/3, क्लियर। ये m के नीचे इधर आएगा तो ये 3 नीचे जाएगा तो 13/3, ठीक है। तो ये लाइन इसको 13/3 में डिवाइड कर रही है। अब आप क्या करेंगे, यदि आपका पेपर बहुत अच्छे से सही टाइम पे सॉल्व हो जाए तो एक बार इस वैल्यू को पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है। 13/3 में डिवाइड करने पे जो पॉइंट आता है वो यहाँ पुट करके देखिएगा, यदि वो सॉल्व हो जाए तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपने कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है, क्लियर। चलिए अब सेक्शन ई पर आ गए हम, इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडीज पर। चलिए एक कंपनी है जो कि केज बनाती है, और केज बनाने के लिए उसने केज का जो बॉटम है वो स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर अलग हाइट से h हाइट से कुछ दे रखा है, ठीक है, 2 इंचेस हाइट दी है और स्क्वायर बॉटम है। बस ये दो बातें हमारे काम की थी। आपसे बोला गया द वॉल्यूम ऑफ दिस केज इज गिवन बाय द फंक्शन दिस, तो वॉल्यूम जो है इस फंक्शन से दिया जाता है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बॉटम, तो इसमें से क्या करें, इससे वॉल्यूम निकालने के केस में यदि v से जो कि है b³ माइनस 6b स्क्वायर प्लस 9b, यदि ध्यान से देखूं तो मैं यहां से b कॉमन लेते ही मेरी साइड जो है वो बच जाएगी b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9। यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको पीछे लिख देता हूं,
वॉल्यूम के केस में मैं b कॉमन ले लूंगा तो वहां बचेगा b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9। यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये ब्रेक हो जाएगा b माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये स्क्वायर बॉटम की है और ये जो है वो मेरी हाइट का है। ठीक है, सवाल यदि हो गया तो बस अब तो क्या पूछ रहा है, निकाल दे। यूज द फंक्शन टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द केज विद द हाइट ऑफ 18 इंचेस। यदि b की वैल्यू b की वैल्यू उसने 18 दे दी है सेकंड केस के लिए, तो वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होगा, 18 इंटू 18 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब 18 इंटू 15 का स्क्वायर, मतलब 225। मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 जा 90, 18 2 जा 36, 36 और 9 कितना हो जाता है 45, 4 कैरी, 18 2 जा 36 और 4 40। अब ये इंचेस में था इंच स्क्वायर इंच क्यूब, तो ये 18 इंच की यदि हाइट चाहिए हो तो उसका वॉल्यूम इतना आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द केज विद अ हाइट ऑफ 15 इंचेस। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए निकाले। हम क्यों निकाले रिमाइंडर थ्योरम का, आपको तो आंसर चाहिए। तो इस हिसाब से यदि हाइट 15 ले ली जाएगी तो जो बॉटम है उसकी वैल्यू हो जाएगी बॉटम स्क्वायर के हिसाब से लेंथ और ब्रेथ की, लेंथ की और ब्रेथ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15 माइनस 3 मतलब 12। तो जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 15 इंटू 144। ठीक है ना भाई, b की वैल्यू 15 रखते हैं, 15 माइनस 3 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू b, तो ये कर दिया। तो 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 66 6, 15 1 जा 15 और 6 2160 इंचेस स्क्वायर, इंचेस क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, अगला लास्ट सवाल। ठीक है, इसी का एक ऑप्शन पार्ट है, वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ थर्ड यूजिंग फंक्शंस। तो फंक्शन का यूज क्यों करें हम, तो निकाला भी उसी से। ठीक है, तो ये हमारे 3 सवाल जो थे वो इसी बिहाफ पर हो जाएंगे कि हमारा आंसर ये आ गया है। ठीक है, ये सेकंड और ये थर्ड आ गया है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का जो सवाल कह रहा है ना बच्चा, वो क्या कह रहा है एक चीज मैं बता देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि रिमाइंडर थ्योरम से निकालिए। हाइट यदि आप जो हाइट है b उसको आप 15 मानेंगे तो एक फैक्टर हो जाएगा b माइनस 15, b माइनस 15 हो जाएगा। तो वॉल्यूम का ये निकाल लीजिए। ठीक है, उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो हम नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिवाइड आपकी प्रोसेस में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हमने हटा दिया है। चलिए अब आता है दीपेश बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स। तो नोटबुक्स को x मान लीजिए और पेन्स को y मान लीजिए। तो 3x प्लस 2y फॉर ₹80, 80 रुपए में खरीदे उसने। दूसरा, his friend Ramesh said that price of each notebook could be 25, then 3 notebooks would be cost 75, the 2 pens cost ₹5 and each pen could be for ₹2.5. Another friend Amar felt that ₹2.5 for 1 pen was too little, it should be at least ₹16, then the price of each notebook would be also be 16. तो क्या हुआ, 2 बच्चे हैं या एक आदमी है दीपेश, उसने 3 पेन और 3 नोटबुक्स और 2 पेन खरीद के लाया। ठीक है, जिसके लिए उसने 80 रुपए दिए। पहले सवाल समझ लेते हैं। आप मार्केट गए, आपने 3 बुक्स और 2 पेन खरीदे, जिसके लिए आपने तो 80 रुपए चुकाए। अब दुकानदार से क्या हुआ, आपसे एक मूर्खता हो गई कि आपने जाके पूछा नहीं कि भैया कौन सी चीज कितनी की। तो अब क्या हुआ, 2 दोस्त हैं, ये जानकारी जानने पर रमेश और अमर जो है, ये दीपेश ने तो खरीदी थी और 2 बच्चे जो है, क्या नाम है उनके, रमेश और एक अमर, अमर रमेश और रमेश अमर, इन लोगों ने अलग अलग जानकारी दी। नोटबुक की कीमत यदि 25 है तो उसकी जानकारी के हिसाब से पेन की कीमत 5 रुपए हो जाएगी। और ऐसा करने पर दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं सब 16-16 रुपए के, पेन भी 16 का वो भी 16 का, देन द प्राइस ऑफ द नोटबुक ऑल्सो भी 16। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी तो हमें समझ में आ गई। सवाल कह रहा है आदित्य ऑल्सो बॉट द सेम टाइप ऑफ नोटबुक एंड पेन एज दीपेश, ही पेड 100 फॉर ₹4 नोटबुक्स एंड 3 पेन। बस यहां से भाई का सवाल सही हो गया। उसने क्या करा, 4 किताबें और 3 पेन खरीद लिया और इसके लिए उसने 110 दिए। बस यहां से हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स बन गया है, क्योंकि उसने 110 रुपए दिए 4 नोटबुक्स और 3 पेन के।
4 नोटबुक और 3 पेन के 110 रुपए दिए हैं। अब हमें चेक करना है कौन सही था। पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, वेदर द स्टेटमेंट ऑफ रमेश और अमर इज एप्लीकेबल फॉर आदित्य। क्या रमेश और अमर का जो स्टेटमेंट है वो इसके लिए सूट करेगा? तो देखो 4 नोटबुक्स के हिसाब से 25 के हिसाब से 100 रुपए इसके, और 2.5 रुपए के हिसाब से 3 पेन 7.5 के, तो नहीं, रमेश के तो नहीं करेगा। अब अमर का देख लेते हैं। अमर कह रहा 16 रुपए के हिसाब से लगा दे उससे, तो 16 7 112, 16 7 कितना हो जाता है 80, 196, 112। तो इसके हिसाब से अमर का भी 112 रुपए आ रहा है, जबकि उसने 110 ही दिए, या तो दुकानदार ने डिस्काउंट दे दिया। अब दोनों ही बात नहीं माने तो दो, इसका मतलब दोनों के कॉन्सेप्ट तो खराब है, एप्लीकेबल नहीं हो रहा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक बी x, जो हमने मानी दी है, और पेन की बाय वो भी हमने मान लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब द गिवन प्रॉब्लम, तो कौन सा है फॉलोइंग सेट जो डिस्क्राइब कर रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो खुद की इक्वेशंस बना ली है, तो हमने इक्वेशंस ही मांग रहा है, फॉलोइंग सेट को जो डिस्क्राइब कर रहा था वो हमने दोनों इक्वेशंस बना दी है। What is the exact cost of the notebook? What is the exact cost of pen? What is the total cost of if they purchase the same type of 15 notebooks and 12 pens? 15 नोटबुक और 12 पेन्स के लिए एक आंसर भी निकालना है, 15 नोटबुक्स और 12 पेन, ठीक है, बाद में निकालेंगे। 15 नोटबुक्स और 12 पेन के लिए भी हमें अपने XY से सेटिस्फाई करके आंसर बताना है। चलिए सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिमाग कहता है कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमें वेरिएबल p को हटा देते हैं, जिसको हमने y मान लिया था, तो 2y और ये 3y। चलिए बस सॉल्व कर देते हैं। क्या करो, इस इक्वेशन को मैच करने के लिए इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन बदल के हो जाएगी 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 240, जबकि यदि इसको 2 से करें तो 8x प्लस 6y 210, 220। सिंप्लीफाई कीजिए तो x इक्वल्स टू, ये भी माइनस हो जाएगा तो 20। तो एक नोटबुक की कॉस्ट 20 रुपए आती है, x इक्वल्स टू 20 रुपीज आती है, ठीक है। इस हिसाब से पेन की कॉस्ट मेरे ख्याल से 10 रुपए आ रही होगी। चेक भी कर लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो 3 into 20 प्लस 2 into y इक्वल्स टू 80। जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2y की वैल्यू 20 आ जाएगी, y की वैल्यू 10 आ गई। वेरी गुड, ये आ गए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। तो इस हिसाब से ये दोनों आंसर सही हो गए कि एक बुक जो है उसको 20 रुपए की पड़ रही है और एक पेन उसको 10 रुपए का पड़ा है। इस हिसाब से 15 नोटबुक और 15 नोटबुक, तो 15 into 20 प्लस 12 into 10, 30, 300 प्लस 120, मतलब 420 रुपए का उसका सारा सामान आएगा। अब डॉलर में खेला गया हो तो डॉलर का सवाल हो जाएगा, और क्योंकि उसने तो पेड 110 लिखा हुआ नहीं है, तो हम तो डॉलर मानना चाहें तो डॉलर अच्छा यहाँ लिखा हुआ है 16 रुपीस, तो उस हिसाब से वहां पर भी वही होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रुपीस में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो रुपीस का खेल था। अब ऐसे भारत में इतनी महंगी महंगी कॉपी आ रही है, अभी तो सस्ती पड़ रही है, आपको ले लो। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए बच्चों हम, जो कि हमारा केस बेस्ड स्टडीज है। कॉनिकल टैंक की बात बोल रहा है। एडवांटेज ऑफ कॉनिकल बॉटम टैंक, मैं खुद भी ऐसा ही टैंक बनाना चाहता हूँ। यदि मेरे को कभी डिजाइनिंग का मौका मिलता तो मैं ऐसा ही टैंक बनाता, क्योंकि घर पे दिवाली टाइम पे जब आप सफाइयां करते हो तो याद होगा कि नीचे का स्लज साफ करने में आपको बड़ी परेशानी आती है। ऐसा हो, इसका बॉटम हो, फटाफट से खोला और हमारा काम हो गया, ठीक है। तो सफाई के हिसाब से तो मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा नीचे से एजेस होना चाहिए ताकि गंदगी नीचे आ जाए और हम उसको साफ कर दे। तो किसी इंडस्ट्री ने ऐसा बनाया भी है, बहुत अच्छी बात है। आर फाउंड इन नियरली एवरी इंडस्ट्री, स्पेशली वेयर गेटिंग एवरी लास्ट ड्रॉप फ्रॉम द टैंक, मतलब ये वहां पे काम आते हैं जहां पर हमें जो भी इसके अंदर मटेरियल डाल के जो भी प्रोसेस करनी है, उसके बाद जितना भी मटेरियल बचे उसकी एक एक बूंद हम निकाल सके। क्लियर, चलिए, ताकि फुल ड्रेन हो सके। अब इसमें सारी ऐसी बातें ले रखी है तो हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। Rajesh has been given the task to design a conical bottom tank for this his client. तो अब क्लाइंट के लिए भी बनाना पड़ेगा। हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू द इट्स रेडियस, मतलब रेडियस की हाइट और रेडियस से बराबर है इसकी कॉनिकल टैंक की, तो इसकी भी रेडियस बराबर हो जाएगी। वेरी गुड, क्योंकि बाद में तो इसी से जुड़ेगा ना। चलिए, height of the conical part is equal to its radius, length of the cylindrical part is 3 times of its radius, मतलब हाइट जो है
ये 3r के बराबर है। ठीक है, टैंक इज क्लोज फ्रॉम टॉप, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉनिकल टैंक इज गिवन बिलो, ये दे दिया अपन को। ठीक है, चलिए सवाल आते हैं। If the radius of the cylindrical part is taken as 3 मीटर, यदि रेडियस 3 मीटर ले ले, what is the volume of above conical tank? कॉनिकल टैंक का वॉल्यूम, तो देखो कॉनिकल टैंक का जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कॉनिकल टैंक जो कॉनिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। और यहां पर पाई रेडियस 3 रखी गई है तो 3 का स्क्वायर, हाइट ट्रिपल थी मतलब 9 हो जाएगी, प्लस 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस हिसाब से देखा जाए, अच्छा पाई भी है यहां पर ही ध्यान रखना, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू एक और 3, क्योंकि 9 में भी 3 छुपा होता है तो एक और 3 ले लेते हैं। ठीक है, इतना कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा ये तो पूरा x चला गया, इसमें से एक 3 बचा है, इधर से ये पूरा 3 क्यूब चला गया, पाई चला गया, तो 1/3 बचा हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 22/7 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 10/3। चलिए एक 3 से 3 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, यदि पाई के टर्म्स में निकाल दे तो 90 पाई, और यदि इन टर्म्स ऑफ दूसरा मांगे अबव कॉनिकल टैंक, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 90 पाई, और यदि किसी बच्चे की इच्छा हो तो वो इसको चेंज कर सकता है, पाई को क्या कर सकता है, वैल्यू डाल सकता है, जैसे हमने भी डाल रखी है, तो एक बार को वैसे भी ले लेते हैं। 22/7, 7 से तो कटेगा नहीं, तो 22 इंटू 180, 180 का 11 से मल्टीप्लाई 0, 8, 9, 1/7, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, 2 20, 7 दूनी 14.60, मतलब 56 और 282.85 मीटर क्यूब। ठीक है, 285 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब भी बहुत बड़ा हो जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में लगभग आप कितना पानी ले लेते हैं, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी रहता है, 1000 लीटर, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन, What is the area of the metal sheet used to make this conical tank? Assume that tank is covered from the top. टॉप से भी कवर्ड है, तो एक ऐसे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया चाहिए हमें। तो अब ध्यान से देखो, हमें एक तो चाहिए ऊपर का पाई आर स्क्वायर, फिर एक 2πRh, ठीक है, नीचे बॉटम क्योंकि टैंक जुड़ा होगा तो गायब, तो फिर πRl। इन सब में मुझे पता है आर की वैल्यू 3 डाल दीजिए, तो ये यहां पर 9 पाई प्लस 3 इंटू 2 6 पाई है ना, और ये सॉरी ये कैलकुलेशन गलत कर दिया अपन, डाल देते हैं 3 एक सेकेंड सॉरी, ये क्या बोल रहा है, What is the area of the metal sheet used to make this conical tank? Assume that tank is covered from the top. तो क्या लगेगा, तो बस आर के टर्म्स में निकाल सकते हैं हम, क्योंकि उसने आर हमें दिया नहीं है। ठीक है, पहले वाले सवाल के हिसाब से मत ले लीजिएगा, नहीं तो ये सवाल गलती कर देंगे अपन। ठीक है, तो आर के हिसाब से पाई आर स्क्वायर ये तो रहेगा ही, ये 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच की जगह आप 3r डाल देंगे, और पाई आर एल के हिसाब से पाई आर, और एल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एल की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यदि ये रेडियस है और ये रेडियस है तो ये √2r आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है तो √2r आ जाएगी। इस हिसाब से बस आप सॉल्व कर दीजिए, तो देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यहां पर भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 3 2 6, और पाई आर स्क्वायर यहां रहेगा तो यहां √2, मतलब 6 + 7 प्लस √2 पाई आर स्क्वायर आपकी पूरी शीट लगेगी। अब ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अलग अलग टाइम्स के हिसाब से आपको अलग अलग रेडियस की बनानी पड़ सकती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी आप आर रखेंगे उस हिसाब से निकल कर आ जाएगी। जिस बच्चे को ये बात अभी भी समझ नहीं आई हो कि √r कहां से आया है, तो ध्यान रखिए एल निकालने के लिए h² + r² करते हैं और इसका अंडर रूट हो जाता है, तो √r² + √r² √2r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, r² + r² √2r हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट और कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम,
तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर वैल्यूज अलग अलग है। पाई से पाई काट दीजिए, R1 H1 R2 H2, ठीक है। अब 3 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये भी R में ही था तो ये तो R स्क्वायर ही रहने दीजिए। H जो था 3R हो गया था, ठीक है। इसी तरह से ये R स्क्वायर तो R स्क्वायर ही रहेगा और H जो था इसका भी R ही था, तो R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा और रेशो विल बी 9:1, ठीक है ना। रेशो विल बी 9:1। H की जगह हमने 3R रखा है क्योंकि सवाल की डिटेलिंग में कह रहा था कि कॉनिकल टैंक की जो हाइट है ना, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट जो है, ये लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। रेडियस का ट्रिपल है, तो हमने H की जगह 3R डाल दिया, तो हमारा सवाल में ये आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर? तो 9:1 में उसका वॉल्यूम है, मतलब जितना कॉनिकल पार्ट में आएगा उसका 9 टाइम्स सिलेंड्रिकल पार्ट में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The cost of the metal sheet is ₹2000 per square meter and fabrication cost is ₹1000 per square meter square. What is the total cost of the tank? भैया पर स्क्वायर मीटर वो अलग है, ये अलग है, एक साथ जोड़ देता तो 3000 रुपया हो गया। 3000 रुपया होने के बाद वो आपसे कह रहा है टोटल कॉस्ट, तो कॉस्ट जो होगी, ठीक है, स्क्वायर मीटर के हिसाब से तो एरिया पे जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो है, ये फोर्थ पार्ट कर रहा हूं मैं, यहां पर थर्ड पीछे है, कॉस्ट इज इक्वल टू 3000 इंटू टोटल सरफेस एरिया। अब यदि हम 3 वाले हिसाब से ही मान ले तो टोटल सरफेस एरिया हमने जो निकाला था, अच्छा नहीं निकाला था, वो भी यहाँ डाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा। तो 3000 इंटू टोटल सरफेस एरिया था 7√2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू ये 3000 क्यों करा, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 3000 मैंने इसलिए करा है क्योंकि 2000 मेटल कॉस्ट है और 1000 फैब्रिकेशन। तो एक्चुअली हमारी 3000 पर स्क्वायर मीटर हमारी कॉस्ट जो है फैब्रिकेशन प्लस मेटल की, वो 3000 आ रही है, तो उस हिसाब से हमने डायरेक्ट कर दिया। क्लियर? चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 3000 इंटू 9 3 27, 27,000 इंटू 2 मतलब 54 कर दूं इसको, 54/7। अभी भी मेरा 11 बचा हुआ है, साथ ही साथ 7 + √2, 7 + √2 सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, यहां पर जो हमने पेपर आपके लिए सॉल्व करा, इसमें जितना भी आपको डिटेलिंग दी गई थी, जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया था, मैंने 2 तरीके से करा है। एक 3 जो उसने पहले क्वेश्चन में केस बेस्ड स्टडी में दे दिया था कि 3 करके करना है, वैसे कर लिया था, और एक हमने सिंपल R की रेंज से कर लिया ताकि सवाल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। ठीक है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्रैश कोर्स की जानकारी है, जो कि आपको साउथ तुकोगंज कैंपस या फिर फूटीकोटी कैंपस दोनों पर आकर आपको मिल जाएगी। ये क्रैश कोर्स नीट और जेई दोनों के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए जितने सैंपल पेपर हमने आपको दिए थे वो सारे के सॉल्यूशन आपको रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम लोग उसका सॉल्यूशन बनाकर आपके लिए यूट्यूब पर प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगले सैंपल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।